Ripple tank. Ripple tank is a device to produce water waves and to study their characteristics. ये एक ऐसी डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस कराने के लिए यूज़ किया जाता है और उन वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। ऑपरेटर्स के एक ट्रे है जिसका बॉटम ग्लास का है और वो ट्रे या वो टब या कोई भी जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो हमने फ्लोर से कुछ हाइट के ऊपर रखा हुआ है और उसके अंदर वाटर फिल किया हुआ है। इसका बॉटम है ग्लास का। ये वाइब्रेटर है, इसके साथ मोटर अटैच है और मोटर को पावर सप्लाई मिल रही है। जिस टाइम पे मोटर ऑन करेंगे ये वाइब्रेटरी मोशन हमें मिलेगी और ये जो पीस डिप हुआ हुआ है, ऑसिलेटिंग पैडल इसको कहा हुआ है, ऑसिलेट करने वाला पैडल है, यह एक पीस है जो टू एंड फ्रो मूव करेगा बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ मोटर। और ये डिप हुआ हुआ है या हमने इसको वाटर की सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, हमने अभी डिप नहीं किया, डिप करने का भी है। अभी इस टाइम पे ये जो पैडल है इसकी लोअर सरफेस वाटर की सरफेस के साथ टच कर रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको वाइब्रेटरी मोशन दें, इसको टू एंड फ्रो मूव कराएं, तो वाटर भी टू एंड फ्रो मूव करेगा या फिर उसके अंदर वेव्स जनरेट होंगी, क्योंकि हमने वेव का सोर्स पढ़ा है, उसको टू एंड फ्रो मोशन चाहिए होती है। तो ये हमें सोर्स मिल जाएगा वाइब्रेटरी मोशन का और इस मोशन की वजह से, इस पैडल की ऑसिलेशन की वजह से वाटर के अंदर वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी और वो वेव्स इस तरह स्ट्रेट फॉर्म में आगे ट्रैवल करती जाएंगी। इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, इस ट्रे के ऊपर यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, बल्ब है, कोई भी लाइट है। ऊपर से हम लाइट अगर ऑन करें तो हमें ऑपोजिट साइड पे ये वेव्स नज़र आ रही होंगी नीचे फ्लोर पे। वाटर के अंदर जो वेव्स जनरेट हो रही हैं, जब हम ये लाइट ऑन करेंगे, ये लाइट वाटर से पास करेगी और इन वेव्स के रिस्पेक्ट से हमें ऑपोजिट साइड पे ये लाइंस नज़र आएंगी, डार्क और ब्राइट लाइंस हमें नज़र आएंगी। और अगर हम इसको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रोबोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट है इन वेव्स को कैप्चर करने के लिए, उससे अगर हम ये पिक्चर लें तो हमें प्रॉपर इस फॉर्म में ब्राइट और डार्क लाइंस नज़र आ रही हैं। ये ब्राइट और डार्क लाइंस क्या हैं? हमने ये पढ़ा है कि वेव के अंदर क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। वाटर वेव्स हम डिस्कस कर रहे हैं और वाटर वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल है और ट्रांसवर्स वेव्स में क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। वाटर वेव्स ट्रैवल करती हैं क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ बन रहे हैं और वो ट्रैवल कर रहे हैं राइट साइड पे। हमने क्लास 8 में लेंस के बारे में पढ़ा होगा कि लेंस के ऊपर अगर लाइट फॉल कराई जाए, हमारे पास दो टाइप्स के लेंस होते हैं, एक है कन्वेक्स लेंस और दूसरा है कनकेव लेंस। ये हम इसको अगर कंसीडर करें कि ये कन्वेक्स लेंस है और हमारे पास ये टॉप से लाइट सोर्स आ रहा है, जो लाइट उस लेंस के ऊपर पड़ रही है। तो 8th क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि जब कन्वेक्स लेंस पे लाइट फॉल करे तो वो लाइट कन्वर्ज हो जाती है और हमें कन्वर्ज होके ऐसे थोड़ी सी जगह के ऊपर इसका इफ़ेक्ट नज़र आता है। अब ये लाइट जब कन्वर्ज होके थोड़ी सी जगह के ऊपर आएगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी लाइट पड़ रही थी वो यहाँ पे हमें ब्राइट फॉर्म में नज़र आ रही होगी। दूसरा हमने कनकेव लेंस पढ़ा हुआ है जिसका पर्पस होता है वो लाइट को डाइवर्ज करता है। जब ये लाइट को डाइवर्ज करेगा आउटवर्ड तो हमें इस कनकेव लेंस के नीचे कोई भी लाइट नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि जितनी लाइट आ रही है वो डाइवर्ज होगी। हमारे पास यहाँ पे डार्क स्पेस आ रही होगी, ब्राइट आएगी हमारे पास इस कन्वेक्स लेंस के केस में। ऐसे ही अगर आप ये कंसीडर करें कि ये वेव का क्रस्ट का पोर्शन है और ये उसके ट्रफ का पोर्शन है, तो इसका मतलब ये है
कि क्रस्ट बिहेव करेगा एज अ कन्वेक्स लेंस और ट्रफ बिहेव करेगा एज अ कनकेव लेंस। राइट साइड पे फिगर में अगर देखें तो ये एक वेव है, वाटर वेव है, जो आप सपोज कर लें यहाँ से ही हमने कैप्चर की है, और इसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ जो हैं ये साइमल्टेनियसली आ रहे हैं। तो ऊपर से ये लाइट सोर्स पूरे पानी के ऊपर लाइट उसकी फॉल कर रही है, लेकिन आगे ऑपोजिट साइड पे हमें उसका बिहेवियर डिफरेंट क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि क्रस्ट के पोर्शन पे जो लाइट पड़ेगी वो सारी कन्वर्ज हो जाएगी थोड़ी सी जगह पे। जो ट्रफ का पोर्शन है वो डाइवर्ज होगी, यहाँ पे हमें कोई लाइट नहीं मिल रहेगी। इसका मतलब है यहाँ पे डार्क पोर्शन आएगा और क्रस्ट के नीचे हमें ब्राइट पोर्शन मिल रहा है। नेक्स्ट अगेन क्रस्ट का पोर्शन है, लाइट कन्वर्ज होके थोड़ी सी जगह के ऊपर आ रही है और यहाँ पे हमें ब्राइट स्पॉट मिलेगा। अगेन ट्रफ है, नीचे उसके डार्क पोर्शन मिलेगा बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंस, और क्रस्ट पे अगेन ब्राइट पोर्शन मिलेगा। यही चीज़ हमारी यहाँ से जो फिगर आएगी वो इधर कैप्चर हुई हुई है कि हमें डार्क लाइन मिल रही है, लाइट लाइन मिल रही है, ब्राइट लाइन मिल रही है, फिर डार्क ब्राइट, क्रस्ट ट्रफ, ये ऐसे वेव जो है ट्रेवल करती जा रही है। रिपल टैंक में वेव्स कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं इस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक ट्रे है जिसकी सरफेस ग्लास की है, और ये वाइब्रेटर है, ये वो प्लेट है, ये ब्लॉक है जो भी स्केल की फॉर्म में है यहाँ पे, जो कि इस पीछे एक मोटर के साथ अटैच है जिससे इसको वाइब्रेटरी मोशन मिलेगी। अभी आप देख सकेंगे कि ये वाइब्रेट करेगा और उसके साथ साथ वाटर में वेव्स जनरेट होंगी। You can see the vibration। इसमें लाइट सोर्स इस टेबल के नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ से जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो ऑपोजिट सीलिंग पे हम उनको देख सकेंगे। नाउ यू कैन सी ऑन द सीलिंग वेव्स हमें लाइट और डार्क लाइंस की सूरत में, ब्राइट और डार्क फ्रेंजेस उस फॉर्म में सीलिंग पे नज़र आ रही हैं। ये वेव नीचे मूव कर रही है वाटर सरफेस पे और हमें उसका इफ़ेक्ट लाइट की वजह से ऑपोजिट सीलिंग पर नज़र आ रहा है। इन्हीं वेव्स को कैप्चर करके हम उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी जनरेट द स्ट्रेट वेव्स, और स्ट्रेट वेव्स हम जनरेट कराएं तो हमारे पास एक सोर्स है, यहाँ पे एक सोर्स है जिससे वेव्स जनरेट हो रही हैं। यही आप इसको सपोज कर लें दिस इज़ अ पेडल और वाइब्रेटर जो मोटर के साथ अटैच है, और उसकी वाइब्रेशन की वजह से ये वेव्स जनरेट हो रही हैं और हमें स्क्रीन पे ऑपोजिट साइड पे ये उसका स्क्रीनशॉट मिल रहा है, कैप्चर हम कर रहे हैं उन वेव्स को। इसका मतलब ये है कि प्लेन वेव्स या जो हमारे पास वो वाइब्रेटर था उसकी वजह से हमारे पास स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, द लाइट एंड ब्राइट एंड डार्क लाइंस। इस टाइम पे इन वेव्स के रास्ते में कोई हिंड्रेंस नहीं है और ये स्ट्रेट वेव स्ट्रेट ही मूव करती जा रही हैं। अभी जो हमने नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने हैं उसमें हम इसके रास्ते में एक कोई भी हिंड्रेंस रखेंगे, कोई भी और सेकंड सरफेस रखेंगे और स्टडी करेंगे कि एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम पे वेव स्ट्राइक करें तो हमारे पास क्या इफ़ेक्ट आता है। हमने वेव्स के रास्ते में एक और सरफेस रख दी है और नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि जब वेव्स स्ट्राइक करेंगी इस हिंड्रेंस को तो क्या इफ़ेक्ट आएगा। अभी ये स्ट्रेट नीचे आ रही थी वेव्स, और जब इस हिंड्रेंस को आके इन्होंने टच किया है तो वेव्स की डायरेक्शन चेंज हो गई है, ये लेफ़्ट साइड पे मूव करना शुरू कर दिया इन्होंने। स्ट्रेट वेव्स आ रही थी, उन्होंने आके स्ट्राइक किया है इस सरफेस को
एक जो सरफेस कोई भी किसी भी एंगल के ऊपर है, इंक्लाइंड है, और उसके बाद ये वेव लेफ़्ट साइड पे मूव कर रही हैं। अब इनकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन, which can be defined as when waves moving in one medium, एक मीडियम में जो वेव्स मूव कर रही हैं, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, जब किसी दूसरे मीडियम की सरफेस पे फॉल करें, व्हाट हैपन्स, दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, वो फर्स्ट मीडियम में ही बाउंस बैक करती हैं। ये हमारा फर्स्ट मीडियम था, ये पूरा फर्स्ट मीडियम है, इसी में बाउंस बैक कर रही हैं, सीधा नहीं जा रही। सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस एंगल पे ये आके इधर स्ट्राइक कर रही हैं इंसिडेंट रेज, वो एंगल नॉर्मल के साथ इट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जहाँ पे रिफ्लेक्ट करके जा रही हैं उस एंगल के बराबर होगा। इस एंगल को हम स्टडी करेंगे, इसी का हम स्नैपशॉट लेके उसके ऊपर हम एरोज़ नॉर्मल और दोनों डायरेक्शंस दिखाएंगे और देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। The speed of wave in water depends on the depth of water. वाटर की डेप्थ कितनी है, स्पीड ऑफ वेव इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है। Now we will discuss the second property called as refraction. जो वाइब्रेटर था, हमारा ब्लॉक था, उसी को पहले हमने रखा हुआ था सरफेस ऑफ वाटर पे, और अगर हम उसी को सबमर्ज कर दें तो इसका मतलब ये है कि हमारी डेप्थ ऑफ वाटर चेंज हो जाएगी। जब डेप्थ ऑफ वाटर चेंज हो जाए तो हमारी वेव पे क्या इफ़ेक्ट आता है, उसकी वेव लेंथ चेंज हो जाती है। जिस टाइम पे वाटर वेव्स किसी शैलो वाटर के रीजन में दाखिल होती हैं, एक साइड पे डीप वाटर है, लेट्स यहाँ पे डीप वाटर है और यहाँ पे वाटर की डेप्थ कम है, शैलो वाटर है, तो क्या होता है, उनकी वेव लेंथ डिक्रीज़ कर जाती है। नाउ लेट्स सी द फिनोमिना। ये एक सोर्स है जिससे वेव जनरेट हुई है और ये हमारे पास शैलो वाटर है और ऊपर टॉप साइड पे डीप वाटर है। वेव लेंथ को अगर देखें तो ये जो यहाँ पे आके यहाँ से वेव्स आई थी, इधर से स्ट्राइक की हैं, शैलो वाटर डीप वाटर रिफ्लेक्ट भी हुई हैं, रिफ्रैक्ट भी हुई हैं, पास भी हुई हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर आप इन इसकी वेव लेंथ अगर देखें, जो हमारी सोर्स की वेव लेंथ थी जो डीप वाटर में, तो एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है, जो वेव लेंथ है, वो ज़्यादा है, और वही वेव्स यहाँ पे आगे भी ट्रांसफ़र हुई हैं जो रिफ्रैक्ट हुई हैं। उनकी वेव लेंथ अगर देखें तो इस क्रस्ट से लेके इस क्रस्ट तक का डिस्टेंस जो है वो छोटा है। तो डीप वाटर से शैलो वाटर में जिस टाइम पे वेव इंटर होती हैं तो उनकी वेव लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है, बट द फ्रीक्वेंसी रिमेंस द सेम, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। एक सेकंड में कितनी वेव्स जनरेट हो रही हैं वो तो हमारे सोर्स का काम था। जो सोर्स यहाँ पे था जिसने वेव जनरेट कराई हैं वो एक ही स्पीड से जनरेट करा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी लेकिन वेव लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी। वेव लेंथ चेंज होती हुई आपको नज़र आ रही है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज होती हुई नज़र नहीं आ रही, बिकॉज फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। एक तो हमने ये फिनोमेना डिस्कस कर लिया है कि वेव लेंथ चेंज हो गई है जब डीप वाटर से शैलो वाटर में वेव्स ट्रांसफ़र हुई हैं। सेकंड क्या चीज़ ऑब्जर्व हो रही है, द वेव चेंज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इनकी जो प्रोपेगेट करने की डायरेक्शन थी वो भी चेंज हुई है। ये इस डायरेक्शन में आ रही हैं, इसके बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, और जो डीप वाटर में थी उनकी डायरेक्शन और हो गई है। इसी का स्नैपशॉट लेके उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे एरोज़ लगा के कि ये डायरेक्शन नॉर्मल के उनके साथ एंगल क्या बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड करती हैं। ये वेव्स यहाँ पे आ रही हैं और इसका नॉर्मल जो है वो इधर निचली साइड पे बनेगा, इसका एरो नीचे जाएगा, तो ये वेव्स बेंड कर रही हैं लेफ़्ट साइड पे, तो ये वेव्स हमेशा बेंड करेंगी टूवर्ड्स नॉर्मल। इसी स्क्रीन का स्नैपशॉट लेके उसी को एक्सप्लेन करेंगे। दिस चेंज ऑफ पाथ ऑफ वाटर वेव्स का ये जो पाथ चेंज हो रहा है
while passing from a region of deep water to that of shallower one. डीप वाटर से शैलोअर की तरफ जाते हुए जो इन वेव्स का पाथ चेंज हो रहा है, ये पहले इधर आ रही थी, यहाँ पे अब नहीं जा रही, इनकी डायरेक्शन थोड़ी सी इधर नीचे हो गई है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन, which is defined as when a wave from one medium enters into the second medium at some angle, its direction of travel changes. उसकी डायरेक्शन प्रोपेगेट करने की वो चेंज हो जाती है। शैलोअर वाटर को, शैलो साइड को आप स्लो मीडियम भी कह सकते हैं, और जो डीप साइड है उसको फास्ट मीडियम भी कह सकते हैं। एक और सिमुलेशन आप देखें कि ये फास्ट मीडियम है, डीप वाटर है, यहाँ पे वेव लेंथ जो है ज़्यादा है, और जब इसने एक और सरफेस को स्ट्राइक किया है, रिफ्रैक्ट करने के बाद उनकी स्पीड स्लो हो गई है, उनकी वेव लेंथ कम हो गई है। We discuss two characteristics of waves, reflection and refraction. Reflection है कि जब एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम के सरफेस पे कोई वेव स्ट्राइक करे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसी मीडियम में बाउंस बैक होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड, रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा है कि डीप वाटर से शैलो वाटर में जब वेव ट्रांसफ़र होती है, रिफ्रैक्ट करती है, तो उसकी वेव लेंथ डिक्रीज़ कर जाती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, और उनका जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। नाउ वी हैव थर्ड प्रॉपर्टी कॉल्ड एज डायफ्रैक्शन। अगेन हम स्ट्रेट वेव्स जनरेट कराएंगे रिपल टैंक में, और हम एक ऑब्स्टेकल रखेंगे इन वेव्स के रास्ते में जो इस वेव्स के लिए एक हिंड्रेंस का काम करेगी। एंड लेट्स वी सी कि इस हिंड्रेंस से क्या इफ़ेक्ट होगा। ये हमारा जो गैप है बीच में, यहाँ से वेव्स आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन इस हिंड्रेंस से ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी। ये जो सेपरेशन है बीच में, ये हमारी इस वेव लेंथ के बराबर होनी चाहिए। इन स्ट्रेट वेव्स ने आके स्ट्राइक किया है इस हिंड्रेंस को, और उसके बाद आप डायरेक्शन देख लें, वेव की शेप देख लें, दोनों चेंज हो गई हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू दिस स्मॉल स्लिट बिटवीन द टू ऑब्स्टेकल्स, द वेव विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन एंड चेंज इनटू ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर पैटर्न्स। ये सेमी सर्कुलर पैटर्न्स बनना शुरू हो गए। ये कब बनेंगे? जब हमारी ये जो बीच की ये जो हमारी हिंड्रेंस है जिससे ये वेव पास कर रही हैं, ये इसकी जो लेंथ है ये कंपेरेबल होंगी। हम इसको कंपेयर कर सकेंगे अपनी वेव लेंथ के साथ। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम पे हमारे पास ये सर्कुलर फॉर्म में वेव्स नहीं बनेंगी। ये वेव्स यहाँ मिड से स्ट्रेट हो जाएंगी और एजेस से थोड़ी सी राउंड हो जाएंगी। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड एज डायफ्रैक्शन। जब ये स्लिट्स का डिस्टेंस आपस में ज़्यादा होगा, ये स्लिट बड़े साइज़ की होगी, तो उस टाइम पे सिर्फ स्मॉल सी हमारे पास डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, और वो सिर्फ इन कॉर्नर्स के करीब होगी। ऐसे सर्कल्स नहीं बन रहे होंगे, सेमी सर्कल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस के साथ वेव्स का बेंड होना और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स और स्लिट इज़ कॉल्ड एज डायफ्रैक्शन। ये जो बेंडिंग हो रही है वेव की इस स्लिट की वजह से इन कॉर्नर और एजेस के साथ, दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड एज डायफ्रैक्शन। नाउ वी विल डिस्कस how the angle of incidence is equal to the angle of reflection in case in which we put a surface inclined to the coming wavelength. रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के कैसे इक्वल है, इसी सिमुलेशन का स्नैपशॉट लेके उसी के ऊपर हम एरोज से शो करते हैं। ये वो स्नैपशॉट है जो हमने सिमुलेशन से कैप्चर किया है, जिसमें वेव्स स्ट्रेट डाउनवर्ड मूव कर रही हैं और उसके बाद ये आके
हिंड्रेंस को टच करती हैं, सेकंड मीडियम को टच कर रही हैं और टच करने के बाद इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहती है। ये हमारी डाउनवर्ड वेव्स आ रही हैं और इसके बाद इनकी डायरेक्शन लेफ़्ट साइड के ऊपर हो जाती है, डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। इफ़ वी ड्रॉ अ नॉर्मल टू दिस सरफेस, हम अपने इस सरफेस के ऊपर अगर नॉर्मल ड्रॉ करें, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें और कंसीडर करें ये जो हमारी इनकमिंग वेव्स हैं जो सरफेस पे टच होने से पहले आ रही थी वो इंसिडेंट वेव्स हैं, हम उनको आई से शो करते हैं। तो इनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव्स, और सरफेस को टच करने के बाद इनकी डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पे हो गई है एंड दीज आर द रिफ्लेक्टेड वेव्स। अगर इंसिडेंट वेव का इस नॉर्मल के साथ एंगल आई है और जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं उनका नॉर्मल के साथ एंगल आर है, वी कैन सी दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल आई और एंगल आर ये दोनों सेम हैं। इट मीन्स रिफ्लेक्टेड वेव्स आर ओबेइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और यही हमारी रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी है। व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम fall on the surface of an other medium, they bounce back into the first medium, ये first medium में ही bounce back कर गई हैं, such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection। अगर आप टेक्स्ट बुक की फिगर को लें तो आपकी इंसिडेंट वेव्स राइट साइड पे मूव कर रही हैं, यहाँ पर आके एक उनको हिंड्रेंस मिली है, सेकंड सरफेस मिली है, बैरियर है, और ये उस बैरियर का नॉर्मल है। ये इंसिडेंट वेव्स हैं और इसका नॉर्मल के साथ एंगल है आई। इस पे स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंस बैक कर गई हैं उसी मीडियम में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया उन्होंने, और उनका एंगल अब बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों सेम हैं। आपको वेव्स की डायरेक्शन भी बाउंस बैक हुई हुई नज़र आ रही है, इधर राइट साइड में मूव कर रही हैं और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मूव कर रही हैं। सेकंड स्नैपशॉट हमने लिया था रिफ्रैक्शन का, कि डीप मीडियम से शैलो मीडियम की तरफ जब वेव ट्रैवल करती है तो उसकी वेव लेंथ चेंज हो जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है, और उसका पाथ भी चेंज हो जाता है। लेट्स सी, ये हमारी इंसिडेंट वेव है और जब इसने टच किया है सेकंड सरफेस को और उसके बाद रिफ्रैक्ट कर गई है, और रिफ्रैक्ट करने के बाद इसका पाथ स्लाइटली चेंज हो गया। नाउ दिस इज़ इट्स न्यू पाथ। अगर हम इस सरफेस का नॉर्मल ड्रा करें, दिस विल बी द नॉर्मल। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और हमने ये डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्ट करने के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। पहले इसने मूव करना था, अगर ये स्ट्रेट जाती तो ये इसकी डायरेक्शन ये होनी थी, लेकिन ये बेंड कर गई है टुवर्ड्स नॉर्मल। और जो सेकंड पॉइंट है वेव लेंथ का, अगर हम वेव लेंथ डिस्कस करें तो हमारी इस क्रस्ट से लेके इस क्रस्ट तक आप वेव लेंथ अगर देखें, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, और इस क्रस्ट से लेके इस क्रस्ट तक वेव लेंथ इसकी वैल्यू कम होगी। इट मीन्स वेव लेंथ इज़ डिक्रीज्ड। And the second point to be noted that the direction of propagation is always normal to the wave front। ये हमारा वेव फ्रंट था, ये हमारा वेव फ्रंट है, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। इनकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। डिक्रीज्ड वेवलेंथ आपको यहाँ पे भी सही क्लियर हो रही है कि पहले वेवलेंथ ज़्यादा है डीप मीडियम में और शैलो मीडियम में वेवलेंथ कम हो गई है। ऐसी ही एक एग्जांपल है, हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के मीडियम्स हैं। इस टाइम पे स्टार्टिंग में इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन प्रोपेगेशन ये है, लेकिन इस सरफेस को टच करने के बाद इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है एंड नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स अबाउट दिस डायरेक्शन।
और इसी तरह वेव लेंथ भी आपको डिफरेंस नज़र आएगा, यहाँ पर वेव लेंथ ज़्यादा है जबकि यहाँ पे वेव लेंथ कम है। नाउ वी डिस्कस फिगर्स ऑफ टेक्स्ट बुक। ये हमारा स्ट्रेट वेव जनरेटर है और उससे वेव जनरेट हो रही हैं। यहाँ पे बाउंड्री है जो शैलो वाटर और डीप वाटर को सेपरेट कर रही है, और ये हमारे वेव फ्रंट हैं जो वेव्स मूव कर रही हैं आगे की तरफ। डीप वाटर में वेव लेंथ ज़्यादा है, इसको अगर आप क्रस्ट कंसीडर करें और ये भी क्रस्ट है तो वेव लेंथ ज़्यादा आपको मिल रही है, और यहाँ पर आके वेव लेंथ कम हो गई है जो हमारा शैलो मीडियम है। एंगल्स को डिस्कस करें तो ये हमारी अगर वेव राइट साइड में मूव कर रही है, आफ्टर टचिंग दिस सरफेस ये बेंड हो गई है टूवर्ड्स दिस नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वेव फ्रंट और प्रोपेगेशन को अगर डिस्कस करें, ये हमारा वेव फ्रंट है और इनकी डायरेक्शन राइट साइड पे है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ आवर वेव फ्रंट इज़ दिस और इनकी प्रोपेगेशन इस साइड पे है, both are perpendicular to each other. This was a snapshot for our diffraction phenomena. यहाँ पर एक स्लिट है या फिर बीच में गैप है, दोनों एक ही तरह बिहेव करेंगे। जब ये हमारी स्ट्रेट वेव्स आ रही हैं उसको कोई स्लिट रास्ते में मिलेगी, कोई हिंड्रेंस मिलेगी, या फिर हमारे पास गैप होगा बीच में, तो उससे पास किस तरह करेंगी कि उनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो चेंज हो जाएगी। वेव इन कॉर्नर से और एजेस से बेंड होना शुरू हो जाएगी। अगर ये लेंथ हमारी वेव लेंथ के बराबर है तो उस टाइम पे हमें सेमी सर्कल्स मिलेंगे। टेक्स्ट बुक की फिगर देखें, हमारी वेव मूव कर रही थी राइट साइड पे, उसको हिंड्रेंस मिली है, यहाँ से इस वेव ने बेंड करना स्टार्ट कर दिया है, एजेस से ये बेंड कर रही है। वेव लेंथ के बराबर ये स्लिट का साइज़ है, ये गैप है, इसलिए हमें सेमी सर्कल मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम यही स्लिट्स दूर कर दें, ये गैप बढ़ा दें, अब हमें सेमी सर्कल्स नहीं मिलेंगे, थोड़ी सी डायफ्रैक्शन मिलेगी, वो भी नियर द एजेस और कॉर्नर्स। सो द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस or corners of obstacles or slits is called diffraction. Now come to the textbook. The topic is ripple tank. Ripple tank is a device to produce water waves and to study their characteristics. ग्लास का बॉटम है, वाइब्रेटर एक पैडल है जिससे हमारी वेव्स जनरेट होंगी ड्यू टू वाइब्रेशन। लोअर सरफेस ऑफ पैडल इज़ टचिंग द सरफेस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रिक बल्ब है जो हम टॉप के ऊपर लगा रहे हैं या बॉटम पे लगाएंगे टू गेट द इमेज ऑफ द वेव्स ऑन द ऑपोजिट साइड। वी गेट द क्रस्ट एंड ट्रफ्स एज ब्राइट एंड डार्क लाइंस। ब्राइट और डार्क लाइंस की फॉर्म में हमें क्रस्ट और ट्रफ मिलेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने जो डिस्कस किया है दैट इज़ रिफ्लेक्शन। अगर हम बैरियर एक प्लेस करें वेव की मोशन में तो व्हाट हैपन्स, इट ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी मीडियम में वेव्स बाउंस बैक कर जाती हैं बाय ओबेइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट फिनोमेना हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन का। द स्पीड ऑफ वेव इन द वाटर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर। वाटर कितना डीप है या शैलो है, स्पीड ऑफ वेव उस पर डिपेंड करती है। जितना वाटर शैलो होगा उतनी स्पीड कम होगी और जितना डीप होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। वेव लेंथ डिक्रीज़ कर जाती है शैलो वाटर में, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव्स रिमेन्स द सेम। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, क्यों? बिकॉज इट इज़ इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर। वाइब्रेटर जिस फ्रीक्वेंसी से वेव्स को जनरेट करा रहा है वो उसी फ्रीक्वेंसी से जनरेट होती रहेंगी, नो मैटर वेव लेंथ चेंज हो रही है या नहीं। वेव लेंथ तो बाद में जाके चेंज हुई है बिकॉज ऑफ द हिंड्रेंस और बिकॉज ऑफ द चेंज इन मीडियम। उससे आगे वही एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हमने ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना स्टडी किया है। हमने एक हिंड्रेंस रखी है किसी भी एंगल पे वेव फ्रंट के, और नोट हमने क्या किया है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही हैं, वो हमेशा नॉर्मल हैं टू द वेव फ्रंट। इन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ये इनकी प्रोपेगेशन है। एंड व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम
enters into the second medium at some angle, its direction of travel changes. उसकी जो ट्रेवल की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन. एंड द नेक्स्ट फिनोमिना इज़ डायफ्रैक्शन. डायफ्रैक्शन कब होती है कि अगर हम वेव फ्रंट के रास्ते में कोई भी हिंड्रेंस रखें, कोई स्लिट रखें, तो कॉर्नर से या एजेस से वो वेव बेंड होना शुरू हो जाती है. दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड डायफ्रैक्शन. सेपरेशन बिटवीन देम इज़ इक्वल टू द वेव लेंथ ऑफ वाटर वेव्स. अगर हम इन वाटर की वेव्स की जो वेव लेंथ है उसके बराबर ये सेपरेशन रखें, वी गेट द सेमी सर्कुलर पैटर्न. और हमारी ये लेंथ कंपेरेबल होनी चाहिए इस वेव लेंथ के, यानी कि हम उसको कंपेयर कर सकें, बहुत ज़्यादा बड़ी लेंथ ना हो. और अगर ऐसा नहीं है, ये लेंथ ज़्यादा है, देन व्हाट विल हैपन, then there will be only small diffraction near the edges or the corners of the slit or the obstacle, and the remaining wave will not be in the semicircular form. The bending or spreading of waves around the sharp edges or corners of obstacles or slits is called diffraction. We have one exercise question related to the same topic. 10.9. Explain the following properties of waves with reference to the ripple tank experiment: reflection, refraction and diffraction. Its answer is on the same page number 12. First we write the definition, what is ripple tank, then we move to the our desired properties or characteristics. Reflection, it will start from here to the here. The next paragraph is reflection. First we write the definition and then we'll explain it with these figures. Similarly, define the refraction first, its definition is here, and then we explain it with figures. The next one is diffraction, its definition, explanation with these figures.